हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रदीप सिंह कौरव करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल बच्चों हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पहला पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे थे। जैसे पहला पार्ट था जो हमारा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें हमने देखे थे, और दूसरे क्वेश्चन देखे थे जिसमें हम इकाई के अंक को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कल तक के क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे समझ पाए होंगे और भरसक प्रयास भी कर रहे होंगे आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों आज हमारा जो पार्ट होने वाला है नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट होने वाला है। ये जो चैप्टर हम 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। कल का पहला दिन हो चुका है, आज ये सेकंड क्लास, और अगली यानी कल जो आपको तीसरी क्लास मिलेगी उसके बाद आपका नंबर सिस्टम में आप लोग कोई भी क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में जो हमारा तीसरा पार्ट है दोस्तों, वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स का। तो देखिए, डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम विभाज्यता के नियम। तो दोस्तों विभाज्यता के नियम शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बेसिक बता देता हूं। अब जैसे आप ये नेम से समझ पा रहे हो कि कोई भी दी गई संख्या है वो कब किससे कटेगी, ये पता कैसे लगाया जाए। ये हम बिना भाग दिए कैसे समझ सकते हैं कि जो भी हमें संख्या दी गई है वो किससे कटेगी। इसके लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं। जैसे आप सभी लोग समझते हैं, हम सामान्यतः 2 से लेकर 11 तक की अंकों के लिए या संख्या के लिए विभाज्यता का नियम समझते हैं, क्योंकि दोस्तों एक एक ऐसी संख्या जिससे सभी संख्या कट जाती है, यानी यूनिवर्सल डिविजर है। तो इस समय कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अब 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, अगर 2 का हम विभाज्यता का नियम देखें, यानी 2 के लिए विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो इसके लिए आप लोग समझेंगे कि अगर कोई भी संख्या आपको दी गई है और उसमें इकाई का अंक, सुनिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई संख्या ABCD दी गई है, कोई भी 4 अंकों की, 5 अंकों की, कुछ भी हो सकती है, यदि इकाई का अंक यानी दी गई संख्या का आखिरी अंक एक सम अंक है, एक सम अंक है, तो ये संख्या 2 से कटेगी। अच्छा, सम अंक के साथ साथ हम ये भी समझते हैं जीरो सम अंक ही है। जीरो क्या, एक सम अंक ही है, पर फिर भी मैं बता देता हूं कि अगर आखिरी अंक 2 होगा तो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए जरा ध्यान से। अगर 2 के लिए मैं ये बात करूं कि हम आखिरी अंक देख रहे थे, 2 के लिए मैंने क्या बोला, आप आखिरी अंक चेक कीजिए, सम होना चाहिए। तो सेम 4 के लिए हम 2 से ही रिलेट करके ये बोल सकते हैं कि देखो 4 क्या होता है, एक्चुअली है कुछ नहीं है, 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर, या 2 गुणा 2 लिखते हैं इसको। तो अगर किसी संख्या में हम 4 के लिए विभाज्यता का नियम समझना चाह रहे हैं, तो इसमें जो भी संख्या दी गई है उसके आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक 4 से कट जाने चाहिए। मतलब अगर 4 से भाग देना है, ये चेक करना है कटेगी कि नहीं कटेगी, तो पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आखिरी के 2 अंक में अगर भाग चला जाएगा तो संख्या भी पूरी तरह 4 से कट जाएगी। तो दोस्तों आप एक ये रिलेशन समझ सकते हैं कि अगर मैंने ये बताया कि 2 के लिए, सुनिए ध्यान से, 2 के लिए आखिरी अंक नियम है, क्या है, आखिरी अंक, और 4 के लिए क्या होगा, तो मैंने बताया यहां 4 में क्या, 2 2 बार है, तो आप देख रहे हैं इसमें आखिरी 2 अंक। आप यहां क्या चेक कर रहे हैं, आखिरी 2 अंक। सेम इसी तरह से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 8 में 2 का पावर 3 होगा, मतलब यहां पर 2 3 टाइम्स आए हुए हैं। तो अगर 8 का नियम आपको चेक करना है तो इसके लिए आप देखेंगे किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक। अगर किसी संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। सेम ऐसे ही हम किसी भी 2 के मल्टीपल के लिए चेक कर सकते हैं। 2 के जो भी गुणज होंगे हम देख लेंगे इसमें 2 कितने हैं, उतने ही अंक विभाजित हो जाने चाहिए। जैसे 16 का बताइए, क्या 16 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 4, मतलब इसमें 2 4 बार होंगे कि नहीं। तो ये बन जाएगा रूल कि अगर 16 से हमें चेक करना कोई संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप बोल देंगे दोस्तों कि अगर किसी भी संख्या के आखिरी 4 अंक 16 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या भी 16 से डिविजल होगी। तो दोस्तों यहां तक की बात आप लोग समझ पाएंगे 2 के लिए रूल। अब सुनिए जरा ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहें तो। आगे हम लोग बढ़ते हैं 3 के नियम के लिए। 3 का रूल मैं आपको बताता हूं। 3 का रूल
जनरली हम सभी लोग ये समझते हैं कि 3 का नियम क्या होता है। 3 के लिए जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों का योगफल, जैसे मान लीजिए 5 अंकीय संख्या है दोस्तों, अगर ये 5 अंकीय संख्या है, अगर हमें चेक करना है 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो इस संख्या के जो अंक होंगे उनका योगफल 3 से कट जाना चाहिए। अच्छा, अंकों का योगफल 3 से कट जाना, इसका मतलब, तो सामान्य भाषा में आप बोलेंगे कि यदि अंकों का योगफल 3 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या 3 से कटेगी। जैसे अगर मैंने इन सभी को जोड़ा, 3 आ गया योगफल, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, कुछ भी ऐसा नंबर आ गया है जो कि 3 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या 3 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, अभी मैं एग्जाम्पल हम करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, तो ये समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 9 के लिए रूल बताइए, 3 का मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया। तो दोस्तों 9 के लिए वही रूल है जो 3 के लिए रहेगा। जैसे हमने यहाँ क्या देखा था, इसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं डिजिट सम। 3 के लिए रूल क्या होता है, डिजिट सम। अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 के पहाड़े में आ जाता है या 3 से कट जाता है, तो दोस्तों वो संख्या 3 से कटेगी। सेम उसी तरीके से अगर 9 से विभाज्यता का नियम चेक करना हो, तो जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों का योगफल 9 के पहाड़े में आ जाना चाहिए, या फिर अंकों का योगफल 9 से कट जाना चाहिए, तो ये 9 के लिए रूल हो जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ पाएगी नहीं? अब देखो, मैं इनके लिए थोड़ा एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। जैसे मैंने बोला एक संख्या लिखी हुई है, ये एक संख्या लिखी है, मैंने बोला बताइए दोस्तों ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, हम ये चेक कर लेंगे इस संख्या के अंकों का योगफल 3 के पहाड़े में आएगा या नहीं आएगा। तो जैसे आप इसको जोड़ने जाओगे, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 6 17, 17 और 5 22। आप बताइए क्या ये 3 से कट जाएगी? आप बताइए ना अंकों का योगफल कितना है। तो सुनिए ध्यान से, अगर ये 3 से नहीं कटने वाली है तो इसको हम पता लगाने का एक और तरीका है। एक तो तरीका ये हो गया कि अंकों को जोड़ लीजिए, अगर अंकों का योगफल 3 के पहाड़े में आ जाएगा तो ये संख्या कट जाएगी। अन्यथा अगर आप जोड़ना नहीं चाह रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर 3 से विभाज्यता का नियम ढूंढना है तो आप अंकों को 3 से कट करते चले आइए। अगर कुछ भी नहीं बचा संख्या में तो संख्या पूरी तरह 3 से कट जाएगी। जैसे मान लो दोस्तों मैंने क्या बोला, देखो इस संख्या में 6 कट जाएगा 3 से, ये 3 कट जाएगा, 5 और 1 6 कट जाएगा, सुना, 2 और 1 3 कट जाएगा, बचा कितना हमारे पास, ये 2 और ये 2, ये दोनों मिलके 4 बनाएंगे। तो आप बोलोगे 4 में आप 3 से भाग देने जाओगे, 1 बच जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो दोस्तों मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जब भी 3 और 9 की विभाज्यता का नियम आप लोग पढ़ रहे होंगे तो अंकों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही अंकों में भाग दीजिए, सीधा ही अंक कट कर दीजिए। यदि कुछ भी नहीं बचेगा, जैसे यहाँ 4 बचा था, अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो संख्या 3 से काटी मानी जाएगी, अन्यथा शेषफल बच जाएगा। जैसे 9 के लिए भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों के सामने। देखिए जैसे मान लो मैंने कोई संख्या लिखी 3 6 2 8 1 5 6 8 1, मैंने बोला बताइए क्या ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर कट गई तो ठीक है, नहीं कटी तो शेषफल बताइए कितना होगा। तो ये जो मैं बता रहा हूं ना कि आप अंकों को काटिए, इससे आप डायरेक्टली शेषफल भी बता सकते हो अगर बचेगा। तो सुनिए दोस्तों जरा ध्यान से, अगर मैं इसमें 9 से देखूं तो 8 और 1 9, ये कट गया कि नहीं कट गया दोस्तों, बहुत बढ़िया। 8 और 1 9, ये भी कट गया, ठीक है। अब देखो जरा 3 और 6 9, ये भी कट गया कि नहीं कट गया। अब सुनिए जरा ध्यान से, हमारे पास क्या बचा, 2 5 और 6, तो ये कितना हो गया, ये 13 बना देता है। इनका योगफल कितना हो गया, 13 हो गया। आप ये बोलोगे 13 में से 9 तो कट जाएगा, बचेगा कितना, 4। तो इस संख्या में अगर 9 से भाग दोगे तो 4 शेषफल बच जाएगा। या फिर हम ये बोले कि क्या ये संख्या 9 से कटती थी, तो आप बोलते थे नहीं कट देती, क्यों, क्योंकि हमारा 13 बच रहा था और 13 9 के पहाड़े में नहीं आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये बताने का रीजन बस इतना सा था कि आप लोग अंकों का योगफल ना करते हुए सीधे अंकों में ही भाग दें। अब और कुछ अंकों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और विभाज्यता के नियम देख लेते हैं। हमने देखिए 2 और 2 के गुणांक देख लीजिए, 3 और 3 के गुणांक देख लिए। अब अगर मैं ये बोलूं 5 के लिए रूल बताइए, 5 के लिए विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो आप बोलोगे ये बहुत आसान है। कोई भी जो दी गई संख्या है ए बी सी डी ई, मान लो कोई भी एक 5 अंकों की संख्या दी गई है, ये संख्या 5 से तभी कटेगी जब जो इकाई का अंक है ये या तो 0 हो या 5 हो। मैंने क्या बोला, ये क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5, क्योंकि आप जानते हैं 5 के पहाड़े में आप किसी भी नंबर से आप देखोगे, चाहे 5 चौके 20,
पचम 25 कुछ भी देखोगे तो इकाई के स्थान पे या तो 0 आता है या 5 आता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे कुछ नंबर की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला 6 के लिए बताइए 6 के लिए विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 6 एक अभाज्य संख्या तो नहीं है और किसी एक संख्या का गुणज भी नहीं है। जैसे 4 2 का गुणज था, 8 2 का गुणज है, यानी मल्टीपल है। तो आप बताइए क्या 6 किसी का मल्टीपल है? तो हम बोलेंगे नहीं, 6 दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो सकता है, दो संख्याओं का या दो अंकों का गुणनफल हो सकता है। तो देखिए अगर मैं दो अंकों में डिवाइड करूं इनको, यानी फैक्टर्स में इसको डिवाइड करूं गुणनखंडों में, तो आप बोलोगे अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो 2 3 6 होता है, यानी 6 का रूल यही बन जाएगा आपके सामने दोस्तों कि 6 से वही संख्याएं कटेंगी जो 2 और 3 दोनों से कटे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 218 है, क्या ये 6 से कटेगी? तो आप देखो क्या ये संख्या 2 से कटती है? हाँ बिल्कुल कटती है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 8 है। अच्छा क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी? तो आप देखिए जरा, 8 और 1 9, ये तो कट गया, बचा कितना? 2। तो गुरुजी ये 3 से तो नहीं कटी, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। तो उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप लोग ये समझ पा रहे हैं। तो 6 के लिए रूल मैंने आपको बताया। 6 के लिए रूल क्या होता है कि जब भी अगर 6 से भाग देना, हमें चेक करना है कि कटेगी संख्या के नहीं, तो आप 2 और 3 उसके जो अभाज्य गुणनखंड है, सुनना ध्यान से दोस्तों, किसी भी ऐसे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या के लिए हम विभाज्यता का नियम पढ़ रहे होंगे तो हम उसके अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे पहले। आप इसको ये भी बोल सकते थे कि 6 को क्या मैं 1 गुणा 6 नहीं लिख सकता, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड कल हमने डिस्कस किए थे कि अभाज्य क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 हो। अब इनका एचसीएफ 1 तो है, लेकिन एक जो ये संख्या है या अंक है, ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य। तो इसीलिए किसी भी संख्या के जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो एक के साथ नहीं चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 12 के लिए विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो 12 के जब आप गुणनखंड देखोगे तो हम बोल सकते हैं 12 तो 3 चौके 12 होता है। देखो मैं इसको 2-3 तरीके से बता देता हूँ। 3 चौके 12 भी 12 होता है, 2 गुणा 6 भी 12 होता है, 1 गुणा 12 भी 12 होता है। तो हम अपना नियम बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? क्या ये वाला पेयर यूज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि संख्या अभाज्य होनी चाहिए, तो ये एक अभाज्य नहीं है। क्या ये हो सकती है? आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो अभाज्य है लेकिन ये वाली अभाज्य नहीं है। या फिर ये बोल दो कि इन दोनों का एचसीएफ 1 नहीं है। अगर एचसीएफ 1 होगा तो उस केस में हम लोग वो नियम बना लेंगे। तो आप बताइए जैसे 3 और 4 है, ये पेयर तो मैं हटा देता हूं, 3 और 4 है, क्या इनका एचसीएफ 1 नहीं है? तो अगर गुणनखंडों में एचसीएफ 1 होगा तो उन्हें ही हम अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। तो 12 का नियम क्या बन जाएगा दोस्तों? अगर कोई संख्या 3 से भी कटती है और 4 से भी कटती है तभी वो संख्या 12 से कटेगी। आप मुझे बताइए क्या 15 का नियम बनाने के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि संख्या का 3 और 5 से कटना बहुत जरूरी है। अगर संख्या 3 और 5 दोनों से कटेगी तभी वो 15 से विभाजित होगी। क्या यहां तक की बात समझ पाए दोस्तों? अब इसके आगे हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और संख्याओं के लिए देख लेते हैं विभाज्यता का नियम। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 7 के नियम क्या होगा, 7 के लिए नियम क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जैसे 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इन सभी के लिए अगर विभाज्यता का नियम पता लगाना है तो सुनिए, इनके लिए पहले हमें एक ऑड फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। जो ऑड फैक्टर है, ऑड फैक्टर का मतलब होता है विषम गुणांक, विषम गुणज। तो ये क्या होता है? तो आप सुनिए ध्यान से, हम 7 के लिए हो गया या 13 के लिए हो गया या 17 के लिए या 19 के लिए 23, कोई भी एक ऐसी अभाज्य संख्या जिसका आप गुणांक विभाज्यता का नियम पता लगाना चाह रहे हैं, तो पहले हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसके साथ इसको कैलकुलेट कर सके, यानी गुणा करने के बाद फिर हम देखेंगे कि संख्या को जोड़ना है कि घटाना है। तो वो बहुत डिटेल्ड मेथड है, बहुत बेकार तरीका है सॉल्व करने का दोस्तों। ये किताब का नियम तो है लेकिन हम इसको नहीं सीखेंगे। मैं आपको एक बेस्ट मेथड बताता हूँ 7 के लिए विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए कि कोई भी संख्या 7 से कटेगी ये कैसा पता लगाएंगे। तो सुनिए ध्यान से दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा पेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए एक संख्या में ये दी गई है 5 अंकों की, 5 की हो, 6 की हो, 4 की हो, कोई मतलब नहीं। अगर 7 के लिए नियम आपको पता लगाना है, 7 के लिए आपको ये चेक करना है संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, राइट साइड से दाएं भाग से 3 अंकों का पेयर बना लीजिए। एक पेयर बन गया 3 अंकों का। गली अब यहाँ 3 अंक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो मैं एक और अभी संख्या लिख दे रहा हूं, मान लेते A B C D E F G H,
मान लीजिए एक ये बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की। तो पहले हम इसकी बात कर रहे थे, मैंने क्या बोला कि अगर 7 के लिए नियम बताना है कि कोई भी संख्या 7 से कब कटेगी या नहीं कटेगी ये पता लगाना है, तो आप क्या करोगे, दाएं साइड से 3 अंकों का एक पेयर बनाओ। फिर क्या करेंगे, तो फिर ये जो पेयर बन गया है, जो जोड़ा बन गया है, इसमें से जो दूसरा पेयर है, भले ये 3 अंकों का हो या 2 अंकों, हमें चाहिए 3 अंकों का, लेकिन यहाँ 2 ही अंक थे तो कोई दिक्कत नहीं, हम 2 ही अंक माइनस करेंगे। तो अगर इन 3 अंकों के पेयर में से मैं ये 2 अंकों का पेयर माइनस कर दूंगा और यहाँ जो भी संख्या बचेगी, अगर ये 7 से पूरी तरह कट गई है तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। दोस्तों क्या ये बात समझ पाए आप लोग? अब सुनिए जरा, मैं इस बड़ी संख्या पर भी बताता हूं। मैंने क्या बोला, अगर 7 से विभाज्यता का नियम चेक करना है तो आपको क्या करना है, दाएं भाग से 3-3 अंकों का पेयर बनाइए। अब देखो यहाँ एक ही पेयर बना था, तो हमने यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 थे तो हमने इसको छोड़ दिया, नहीं, आखिरी पेयर है, 2 अंक बच जाए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, जैसे एक 3 अंकों का पेयर मैंने ये बना लिया राइट साइड से, समझ आई दोस्तों। फिर अब यहाँ देखिए जरा, अब एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया 3 अंकों का, फिर इसके बाद 2 ही अंक बचे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इस पेयर में, इस जोड़े में हम 2 ही अंक लिखेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ 3 पेयर बन गए। अब क्या किया जाए, यहाँ तो हमने समझ लिया था कि 3 अंकों का एक पेयर बना है, 3 अंकों का एक जोड़ा बना है। इस संख्या में से इस संख्या, बची हुई संख्या को घटा दो, जो भी आपको यह संख्या नंबर दिखेगा उसमें 7 से भाग देके चेक करो। यहां क्या करेंगे, तो दोस्तों जब भी आपको एक से ज्यादा पेयर बन जाए, तो जो एकांतर रूप से पेयर बने हैं, यानी अल्टरनेट पेयर बने हैं, उनको जोड़िए। अल्टरनेट पेयर बने हैं, एकांतर जो पेयर बने हैं, जो जोड़े बने हैं, उनको जोड़िए, और जो बचा हुआ पेयर है उसको घटा दीजिए। जैसे मान लो यहाँ 2 पेयर हमने, पहले नंबर का और तीसरे नंबर का, अगली बार और पेयर होते तो हम 5वें नंबर का पेयर चेक करते, तो पहला और तीसरा पेयर को जोड़ दिया और जो दूसरा पेयर था उसको घटा दिया। समझ पाए दोस्तों कि नहीं? अगर इनका जो कैलकुलेशन है, दोनों को जोड़कर तीसरा पेयर घटा रहे हैं, यहां जो भी संख्या बचेगी, अगर ये 7 से कट जाएगी तो ये जो 8 अंकों की संख्या है ये भी पूर्णतः 7 से विभाजित होगी दोस्तों। तो बताइए जरा, क्या यहां तक के नियम आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब इसके बाद एक संख्या और बची है 11। 11 का रूल और बता देता हूं आप लोगों के लिए, देखिए जरा ध्यान से। अगर 11 का नियम हमें चेक करना है, मैं इसको हटा देता हूं। तो 11 की विभाज्यता के नियम के लिए अगर कोई भी संख्या हमें दी गई है और हमें पता लगाना है कि ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं दोस्तों, तो यहां भी हम एक तरह से वही नियम यूज करेंगे जो हमने 7 के लिए यूज किया था। आप बताइए कि हमने ऐसा नहीं पढ़ा है किताबों में कि A B C D E, मान लेते हैं इस टाइप से F तक एक 6 अंकीय संख्या दी गई है और हमसे पूछा गया बताओ भैया ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप समझदार हैं, आप लोगों को पता था कि जब भी इस टाइप की कोई भी संख्या दी जाएगी तो हम सम स्थान पर, सुनना दोस्तों, सम स्थान पर जो अंक आए हैं, सम स्थान पर जो अंक आए हैं और विषम स्थान पर जो अंक आए हैं, विषम स्थान पर जो अंक आए हैं उनको अलग अलग जोड़कर उनका डिफरेंस चेक करते थे, उनका अंतर निकालते थे। अगर वो अंतर 0 या 11 आ जाएगा तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित मानी जाएगी। क्या मतलब हुआ इस बात का दोस्तों? तो देखिए मैंने क्या बोला, सम स्थानीय अंक। अब देखो जैसे ये पहला अंक है एक स्थान पर, तो ये सम अंक नहीं है, ये दूसरे स्थान पे, तो ये सम स्थान पर अंक है, तो दूसरा स्थान हो गया, चौथा स्थान हो गया और छठवां स्थान हो गया। ये तीनों के ही तीनों क्या सम स्थान पर आने वाले अंक नहीं है? सेम इसी तरह से जो पहले स्थान पर आया है, तीसरे स्थान पर आया है, 5वें स्थान पर आया है, क्या ये तीनों स्थान विषम स्थान नहीं है? तो इन स्थानों पर जो अंक दिए गए हैं उनको हम अलग अलग जोड़ते हैं और फिर आपस में घटाते हैं, आपस में इनका अंतर चेक करेंगे। अगर ये अंतर 0 या 11 आ गया है दोस्तों तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। समझ पाए दोस्तों को नहीं? अब देखो एक जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा 14641, मैंने बोला बताइए संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप बोल रहे हो कि हम एक काम करते हैं, दाएं भाग से या कहीं से भी, कोई इसका मतलब नहीं है, पहला स्थान यानी विषम, तीसरा स्थान यानी विषम और 5वां स्थान यानी विषम, इन विषम स्थान पर जो अंक आए इनको जोड़ लेते हैं, तो 6 और 1 7 और 1 8।
अब जो सम स्थान वाले अंक हैं, जो सम स्थान वाले अंक हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो सम स्थान का मतलब दूसरा और चौथा। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो यहां भी कितना आएगा 8। तो मैंने क्या बोला कि इन अल्टरनेट डिजिट्स को हम जोड़ लेंगे, एकांतर जो अंक है उनको जोड़ लेंगे और इनका अंतर देखेंगे, जो योगफल आया ना दोनों का अलग अलग, इनका अंतर देखेंगे। अगर ये 0 या फिर 11 आ गया है तो ये संख्या 11 से कटेगी। क्या इतनी बात समझ में आई दोस्तों को? तो ये 11 का नियम था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर क्या इसका कोई अल्टरनेट तरीका है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 11 का नियम यही बनेगा। 11 का एक नियम बहुत बेस्ट मेथड ये भी रहेगा मैं यही संख्या एक बार फिर से यूज कर ले रहा हूं, ये समझ पाए होंगे आप लोग। देखिए दोस्तों, अगर 11 का नियम हमें एक बार मैं और बताने की कोशिश करता हूं दूसरे तरीके से। जैसे हमने ये बोला था कि ये संख्या बताओ कि 11 से कटती है कि नहीं, तो आपने चेक तो कर लिया कटती तो है गुरुजी। अब लेकिन इसका एक तरीका और बताता हूं। आप ये विषम स्थान, संग स्थान, इन सबको जोड़ रहे हो फिर घटा रहे हो, तो देखो जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली घटा दीजिए। अगर 0 या 11 आ जाएगा तो संख्या 11 से कटेगी। देखिए, अब चाहे आप दाएं साइड से लीजिए या बाएं साइड से लीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप दो दो अंकों का पेयर बना लीजिए। देखो, अगर मैं दाएं साइड से ले रहा हूं तो एक जोड़ा ये बन गया कि नहीं, एक जोड़ा ये बन गया कि नहीं। अब इसके साथ पेयर बनाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं क्या आगे 0 लिख दूं? कोई दिक्कत तो है नहीं। किसी भी संख्या में आगे 0 जोड़ देने से संख्या की वैल्यू में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, ये हम समझते हैं। तो एक पेयर ये बन गया। अब देखो मैंने क्या बोला, चाहे दाएं साइड से या बाएं साइड से आप अंकों का अंतर निकालिए, डायरेक्टली घटा दीजिए। देखो, जैसे मैं 0 में से 1 घटाता हूं, मैं बाएं साइड से लेकर चल रहा हूं, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 बच जाएगा कि नहीं। 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 बच जाएगा कि नहीं। और 4 में से 1 घटाएंगे तो +3 बच जाएगा कि नहीं। तो आप देखो, क्या ये तीनों आपस में कैलकुलेट होकर 0 नहीं दे रही हैं? तो अगर 0 रिजल्ट मिल गया, इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी ना दोस्तों। तो फिर आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप राइट साइड से भी चेक कर सकते हो। एक ही बात है, आप 1 में से 4 घटाओगे -3, 6 में से 4 घटाओगे 2 यानी +2, और 1 में से 0 घटाओगे +1। तो आप बताओ 2 और 1 3 और 3, ये माइनस का कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो क्या बच जाएगा 0। तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो दोस्तों यहां तक की बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो मैंने 3 चीजें आपको बताई। एक तो 2 के लिए विभाज्यता का नियम, जहां मल्टीपल चेक करते थे, 2 का मल्टीपल जैसे 4 है, 2 का गुणज 4 है तो 4 में 2 बार 2 आएगा, तो आखिरी के 2 अंक चेक कर रहे हैं। 8 के लिए रूल क्या बना, 8 में 2 3 बार आता है, तो किसी भी संख्या को अगर 8 से विभाजित होना है तो आखिरी के 3 अंक 8 से कट जाने चाहिए। इसी तरीके से हमने 3 के लिए भी चेक किया कि अगर 3 और 9 के लिए नियम हमें जानना है तो जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योगफल 3 और 9 से कट जाना चाहिए। अच्छा दोस्तों ये बताइए, क्या ये जरूरी है कि अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो वो 9 से भी कटेगी? नहीं, 3 से तो 6 भी कटता है लेकिन 9 नहीं कटेगा। अब आप ये समझिए मैंने ही बोला कि 3 और 9 का नियम एक ही है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई संख्या अगर 3 से कटती है तो 9 से भी कटेगी। इसीलिए मैंने आपसे ये बोला था 3 के नियम के लिए आप 3 का पहाड़ा यूज करोगे और 9 के नियम के लिए 9 का पहाड़ा यूज करोगे। इतनी बात समझ पाए दोस्तों के लिए? उसके बाद हमने 5 का नियम देखा, 7 का, 11 का नियम यहां तक देख लिया। अब मैंने और भी आपको नंबर बताए थे, जैसे 12 का नियम क्या होगा, 15 का क्या होगा। तो आपने बोला कि जब भी कोई कंपोजिट यानी भाज्य संख्या मिलेगी तो उसके हम 2 फैक्टर्स देखेंगे, 2 गुणनखंड देखेंगे। और दोनों फैक्टर्स कैसे होने चाहिए दोस्तों? दोनों के दोनों संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जो 2 आप पेयर बना रहे हो, 2 अंक ले रहे हो, 2 संख्याएं ले रहे हो, वो कैसी होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए जरा, कोई संख्या 72 से काटनी है, 72 से काटनी है, आप बताइए कैसे पता लगेगा कि संख्या 72 से कट रही है? तो आप बोलोगे 72 एक भाज्य संख्या है कि नहीं? बिल्कुल भाज्य संख्या है। तो 72 के लिए अब आप बताओ, अगर हम इसके गुणनखंड निकालें तो क्या इसको मैं 8 गुणा 9 नहीं लिख सकता हूं? आप बताइए, क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है, यानी कुछ भी एचसीएफ है? एक आएगा एचसीएफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 72 का अगर नियम हमें जानना है कि कोई संख्या 72 से कटेगी या नहीं, तो हमें समझना जरूरी है कि वो संख्या 8 और 9 दोनों से ही कट जानी चाहिए दोस्तों। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं 88 का नियम बताइए, तो आप बोलोगे 88 को 8 और 11 के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, 8 और 11 के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर कोई संख्या 8 और 11 दोनों से कटेगी तभी वो संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस तरह से हम विभाज्यता के नियम बना सकते हैं। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब हम सीधा मूव करते हैं क्वेश्चंस पर, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको ट्राई कीजिए।
अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित है। अरे वाह, तो अब आप मुझे बताइए, अगर 2 से कट रही है और 5 से भी कट रही है, तो 2 और 5 दोनों से कट रही है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि संख्या 10 से भी कट जानी चाहिए? बताओ दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि कोई संख्या 3 से भी कटती है और 4 से भी कटती है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि संख्या 12 से भी कट जानी चाहिए। तो अब आप अगर देखेंगे कि 2 और 5 से कट जाने का मतलब 10 से विभाजित हो जाना है, तो आप देख लीजिए 10 से कौन सी संख्या कट रही है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसका इकाई का अंक 0 है, और 10 से भाग देने के लिए इकाई के स्थान पर 0 होना जरूरी था। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा आप लोग, अगले क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। यदि संख्या 5306p2 3 से विभाज्य किया जाता है, तो p के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर मैं यहां लिख दे रहा हूं आप लोगों के सामने क्वेश्चन, ये नंबर वाला 5306p2 हमसे बोल रहा है कि अगर ये संख्या 3 से विभाज्य हो रही है, किया जाता है मतलब कट जाती है, तो हमसे बोला गया p के जो भी मान हो सकते हैं। अब देखो अगर सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान बोला गया, ये वर्ड यूज किया गया है, तो ये बात आप समझ पा रहे हो, p के मान एक से ज्यादा संभव होने के चांसेस है। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए सबसे छोटे और सबसे बड़े मान जो संभव होंगे उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो चेक करते हैं दोस्तों। तो 3 के लिए मैंने क्या नियम बताता कि या तो आप अंकों को जोड़ लीजिए या फिर सीधा सीधा कट कीजिए। तो मैं यहाँ सीधा सीधा कट करने की कोशिश करता हूं। देखिए 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 और 2 7 बचे हैं, 7 में से 6 कट जाता। आप बताइए अगर इनको भी मैं कट करूंगा तो हमारे पास शेषफल 1 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, और क्या बचा हुआ अंक p। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें p के स्थान पर ऐसा अंक रखना है जो जैसे यहां रखोगे तो जुड़ने पर 3 से कट जाए। तो आप बताइए अगर मैं यहां 0 लिखूं तो 1 और 0 1 बनाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 1 लिखूंगा तो 1 और 1 2, 3 से नहीं कटेगा। तो जैसे मैं 2 लिखूंगा तो 2 और 1 3, क्या ये 3 से कट जाएगा दोस्तों? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये होगा कि p का जो सबसे छोटा मान है, p का जो सबसे छोटा संभव मान है वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा 2। ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है ऑफ p, यानी p का सबसे छोटा संभव मान होगा। अच्छा सबसे बड़ा मान क्या होगा? संभव। अच्छा ये अंक है, याद रखेंगे ना, सभी एक एक अंक है, तो इसको देखते हैं। अच्छा 2 के बाद यहां 5 आएगा, 5 और 1 6, 3 3 के अंतर से आएंगे दोस्तों। 2 हमने यूज कर लिया है तो अगला अंक 3 बड़ा होगा यानी 5, फिर उसका 3 बड़ा यानी 8। तो आप बताइए 5 रखने पर 6 हो जाएगा, कट जाएगा। 8 रखने पर 1 और 8 9, कट जाएगा। तो जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी क्या वो 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जो बड़े से बड़ा अंक होगा संभव 3 से भाग देने के लिए, क्या वो 8 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब आप देख लीजिए हमसे बोला गया था कि जो भी सबसे छोटा और सबसे बड़ा संभव मान है उसके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो आप बताइए 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, क्या आंसर हमारा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा दोस्तों के लिए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला? 60। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। देखिए, अरे वाह बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा दोस्तों, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। आप बताइए क्या बोला गया है? सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसे संख्या a को असाइन किया जाता है। असाइन करने का मतलब होगा उसके स्थान पर रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कोई एक अंक लिख दिया जाए ताकि ये जो संख्या दी गई है ये 8 से विभाजित हो जाए। तो 8 का नियम क्या बताया था दोस्तों मैंने, कि आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कट जाएंगे तो कोई भी दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अगर इस संख्या में आखिरी के 3 अंक जो कि 6 8 2 है, अगर ये 8 से कट जाएंगे तो संख्या 8 से कट जाएगी पूरी तरह से। तो a का मान इनमें से क्या होगा आप डायरेक्टली पुट करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है और इसका ऑप्शन टिक करना है। मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये बोला गया है यदि a सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और संख्या 8 7 6 4 a 5 2 9 पूरी तरीके से 9 से विभाजित है, पूरी तरीके से कट रही है, तो 17 ब्रैकेट 3a प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी, यानी 17 ब्रैकेट 3a प्लस 5 का मान क्या होगा। तो दोस्तों अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो हम देख लेते हैं कट रही है कि नहीं, या फिर जो
ए है इसके स्थान पे क्या लिख दिया जाए कि संख्या कट जाएगी? तो देखो 9 कट जाएगा पूरी तरह से, 7 और 2 9, ये भी कट गया। ठीक है दोस्तों, और क्या कट रहा है देख लेते हैं। 8 6 14, 8 और 6 14, 14 4 18, ये पूरी तरीके से कट गया कि नहीं कट गया? क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा है दोस्तों a+5, a+5/9, यानी अब a+5 में हमें 9 से भाग देना है। तो आप बताइए a के स्थान पे क्या लिख दिया जाए? क्या आप ये समझ पा रहे हैं? a के स्थान पे 4 लिख दो, तो अगर यहाँ पर 4 आ जाएगा तो 5 और 4 9 हो जाएगा। क्या कट जाएगी कि नहीं संख्या? बिल्कुल कट जाएगी। तो आप बताइए क्या a की वैल्यू 4 संभव हो पाई? बिल्कुल हो गई है। अब आप अगर ये वैल्यू पूछी गई थी हमसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 ब्रैकेट 13 इंटू 4, सॉरी 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस 5। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 17 इंटू, ये 4 थी 12, 12 प्लस 5 17। अच्छा ये तो 17 का वर्ग बन गया है, तो 17 का वर्ग 289, देख लो कौन सा ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके साथ साथ आप अपने लेवल पे भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो हम यहां पढ़ रहे हैं क्लास में 100% वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पे थोड़ा गौर कीजिए। क्या बोला गया है? 9 अंकों की एक संख्या है 8 4 6 5 2 3 x 7 एंड y। ये 9 से विभाज्य है, ये 9 से विभाज्य है, और एक कंडीशन ये दी गई है y माइनस एक्स इक्वल टू 6। तो y और x का अंतर 6 है। तो हमसे बोला गया बताइए रूट ऑफ 2x प्लस 4y का मान क्या होगा? दोस्तों समझते हैं, अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो चेक करते हैं, पहले हम काट के देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू संभव है। देखो क्या मैं यहां से चेक करता हूं, 6 और 3 9, ये कट जाएगा कि नहीं दोस्तों? 5 और 4 9, ये भी कट गया दोस्तों। अच्छा 8 2 10 और 7 17, यहीं से आप देख लीजिए 8 और 2 10, 10 में से 9 कट जाएगा, 1 बचेगा कि नहीं? और 1 और 7 8, यानी हमारे पास वैल्यू ये बच गई है, मैं यहां लिख रहा हूं 7 और 1 8 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 9। अब आपको ये समझना है कि x और y के स्थान पे क्या लिख दिया जाए ऐसा कि जो इनको जोड़ने पर 9 से विभाजित कर देगा। तो दोस्तों इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ दोस्तों कि y जो है वो x से 6 बड़ी है, y जो है वो x से कितनी बड़ी है? 6 बड़ी है। क्यों? क्योंकि y में से x घटाने पे 6 मिल रहा है। तो आपको यहां पर ऐसे मान सोचने पड़ेंगे दोस्तों जो 9 के पहाड़े में भी आते हो और x और y के बीच में 6 का अंतर भी देते हैं। जैसे देखिए यहां पर 8 है ऑलरेडी, आप बोलोगे 9 से भाग देने के लिए 9 चाहिए, 18 27 ये सब चाहिए। तो अगर 8 ये है तो इनके स्थान पर x और y का सम अगर 1 हो जाएगा, योगफल 1 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, कट जाएगी संख्या। तो आप बताइए क्या ऐसा संभव है कि x और y का योगफल 1 हो? नहीं। क्यों? क्योंकि अंतर ही 6 है। तो इसका मतलब 8 जो x और y है इनका योगफल हम 1 नहीं बना सकते हैं, इनका योगफल 1 नहीं बनाया जा सकता। सुनना दोस्तों ध्यान से, 8 दिया गया है, हमें चाहिए था 9 18 27 इस टाइप से। तो 8 में अगर मैं 1 जोड़ देता तो 9 बन तो जाता, लेकिन इन दोनों का योगफल 1 संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि y ऑलरेडी x से 6 बड़ी है। तो इसका मतलब ये श्योर है कि y की वैल्यू x से कम 6 ज्यादा होनी चाहिए। तो ये 1 नहीं पॉसिबल था, मतलब हम योगफल 9 नहीं बता पाए। अच्छा 9 से कटने वाला अगली संख्या क्या होगी? तो आप बोलोगे 18। अगर 18 कटने वाली है जिसमें से 8 यहां दिया गया है तो क्या इनका योगफल 10 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब आप ये सोचो अगर अंतर 6 है और मैं y प्लस एक्स के फॉर्म में लिख दे रहा हूं, योगफल 10 है, तो आप बता दीजिए ऐसे कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको घटाने पर 6 मिलेगा और जोड़ने पर 10 मिलेगा? तो कुछ नहीं है। आप देखो 8 और 2 देखो, 8 में से अगर 2 घटाओगे तो 6 आ जाएगा कि नहीं? 8 और 2 को जोड़ोगे 10 आ जाएगा कि नहीं दोस्तों? तो ये आप एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से जो हमने छोटे में पढ़ा है उससे सॉल्व करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं दोस्तों? तो ये पता चल गया है कि y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 8, एंड x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि नहीं? बिल्कुल। अब जो हमसे मान पूछा गया उस पर पहुंचते हैं। तो रूट में लिखता हूं मैं दोस्तों 2 इंटू एक्स, यानी
x के स्थान पे 2 आ जाएगा, तो क्या 2 दूनी 4 में ऐसा लिख दूं डायरेक्टली। यहाँ y के स्थान पे 8 आ जाएगा, तो 8 चौके 32 लिख दूं क्या दोस्तों। तो ये कितना बन जाएगा, √36। तो √36 का मतलब क्या हो गया, 6। ये हमारा आंसर था। तो दोस्तों ये समझ पाए आप लोग कि नहीं, ये बात देख लीजिए जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी था, थोड़ा कैलकुलेटिव था बस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। देखिए जरा, अब ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से लेकर 10 दोनों शामिल हैं तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है इनमें से जो 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी संख्या होंगी सभी से कट जाएगा। अच्छा, सभी से कट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो सभी से कट जाएगा, तो इकाई का अंक 0 तो होना चाहिए, फिक्स है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो संभव नहीं थे, सी और डी। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं। अब देखो 2 से कट जाएगा, ये 1000 और ये दोनों ऑप्शन बचे हैं, 2 से कट जाएंगे। क्या 3 से कौन सा कट जाएगा, तो देखो अंकों का योगफल 3 कम से कम होना जरूरी है, ये नहीं है, तो ये 1000 नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन, बी, यही हमारा आंसर। अब आप चेक कीजिए, 5 2 7 दोनों, 3 से कट गया। 4 से भी कट जाएगा क्योंकि बी से आखिरी 2 अंक। 5 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है। 6 से कट जाएगा क्यों, क्योंकि 2 और 3 दोनों से कट रहा है। तो इस तरह से हम चेक करके आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हो पाया। आगे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं दोस्तों इस स्लाइड में, उनको आप अपने लेवल पर थोड़ा ट्राई कीजिए। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी जो क्वेश्चंस हैं इसमें किसी ना किसी पेपर में किसी ना किसी साल पूछा जा चुका है। बहुत सारे पेपर जो दिल्ली पुलिस या फिर यूपी पुलिस या फिर एमपी पुलिस के होंगे, हो चुके हैं पेपर, उनसे ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन आप लोगों को बन जाने चाहिए। जैसे यहां 11 से विभाजिता का नियम यूज करना था हमें, कि अगर ये दी गई संख्या 5 8 के 7 6 4, अगर ये 11 से विभाजित है तो k स्क्वायर माइनस 3k का मान क्या हो। तो दोस्तों 11 का नियम मैंने क्या बताया था, कि जो विषम स्थान पर अंक हैं, जैसे कि पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर, इनको अलग ऐड कीजिए। तो 8 और 4 12, 12 और 7 19, ये 19 हो गया दोस्तों के नहीं। और देखिए जो सम स्थान के अंक है, मतलब दूसरा, चौथा और छठवां, इनको अलग ऐड कीजिए। तो इनको जोड़ोगे तो 6 और 5 11, कितना हो जाएगा, प्लस के, 11 प्लस के। तो आप बताइए क्या इनका अंतर हमें 0 या 11 नहीं चाहिए। तो आप बताइए अगर हमें 19 में से इसको घटाना है तो के स्थान पर ऐसी कौन सा अंक या संख्या लिख दी जाए कि यहाँ 19 बन जाए। 19 बन जाएगा तो ये कट जाएगी पूरी तरीके से, 0 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो हाँ यहाँ पर 8 लिख दीजिए, तो ये 11 और 8 19, 19 माइनस 19 0 हो जाएगा। तो ये पता चल गया कि के की वैल्यू 8 है। अब आप यहाँ पुट कीजिए, तो देखिए के स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8, कितनी आ जाएगी दोस्तों वैल्यू, 8 का स्क्वायर 64 यानी 64 माइनस 24, घटा दीजिए, क्या 40 हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन देख लीजिए 40 कौन सा है, यही हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों विभाज्यता के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से आप डील कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपको जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनको आना बहुत जरूरी है, उनका आना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब ये और कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को जो कि मैंने यहां दिए गए, जैसे ये क्वेश्चन है और भी ये क्वेश्चन है, यहाँ 5 और 11 दोनों से विभाजित है। आप बताइए 5 और 11 दोनों से विभाजित है, तो ये मैं देख के ही समझ पा रहा हूं 5 से अगर विभाजित होने के लिए के की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो एक वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी। अब अगर 11 से भी विभाजित करना है, आप अल्टरनेट अंकों को जोड़ेंगे और फिर उनका अंतर चेक कर लेंगे, जहां पर 0 बन जाएगा वही हमारे लिए सी की वैल्यू हो जाएगी। तो दोस्तों फिर यहां सी और के की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने इस पीडीएफ में डाले हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। 7-8 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ 72 का डिविजिबिलिटी रूल्स हमें फॉलो करना होगा, 72 का विभाज्यता का नियम फॉलो करना होगा, जहां मैंने ये बताया था कोई भी संख्या अगर 8 और 9 दोनों से पूरी तरह कट जाएगी तो वो संख्या 72 से कटेगी। तो 8 के लिए लास्ट के 3 अंकों को देखना है। अब ये बताओ 78 हमें दिया गया है, तो हमें क्लियर पता है कि 8 से 78 में भाग दोगे तो 8 9 72, 6 बचेगा। तो अगर ये 6 बचा है तो y के स्थान पे ऐसा क्या लिख दें 6 के साथ कि संख्या 8 से कट जाए। तो आप बोलोगे 4 लिख दो गुरुजी, 6 तो यहाँ है ही, 4 लिखोगे 64 हो जाएगा, कट जाएगा 8 से कि नहीं।
तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब 9 से चेक करना है तो अंकों को जोड़ लो, y तो फिक्स हो गया 4। अब अंकों को जोड़ लो और अगर जो भी शेषफल या फिर जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है, अतिरिक्त बच रहा है, उसको हम आगे देख लेंगे कि कितना लिखते हैं x के स्थान पर, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखे थे। तो 9 का विभाज्यता का नियम बना के यहां वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालें। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं इन सभी के आंसर आपको देने कंपलसरी है, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दीजिए। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का, इस नंबर पर जो क्वेश्चन है उसका हमसे सॉल्यूशन नहीं हो पाया, तो मैं अगले वीडियो में यानी कल इसका सॉल्यूशन आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करना और इन सभी के आंसर बताना। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको जरूर बता दे रहा हूं क्योंकि एक ये वाला क्वेश्चन और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोनों सेम थीम पर आधारित है। अगर आपको एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा आप आसानी से कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास ये संख्या लिखी और हमसे पूछा गया बताओ इन ऑप्शंस में से किससे ये संख्या पूरी तरह कट जाएगी। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है आपको, जब भी हमें किसी समान संख्या की घातों में अलग अलग कोई भी घातों में नंबर दिए जाते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कम से कम घात है उस संख्या को कॉमन ले लेते हैं। मतलब इसमें से अगर मैं 7 की घात 15 कॉमन ले लूं तो आप बताइए क्या बचा, पूरा का पूरे कॉमन ले लिया तो इसका मतलब यहाँ 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर कुछ भी शेष नहीं है तो इसका मतलब 1 हमारा बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 7 की पावर 15 कॉमन लिया है, यहाँ 7 की पावर 16 था तो 7 की घात 1 बच जाएगा। तो 7 की घात 1 का मतलब 7 ही हुआ ना, 7 की घात 1 मतलब 7। यहाँ क्या बचेगा, तो बोलोगे यहाँ 7 का स्क्वायर बचेगा, 7 का वर्ग बचेगा। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 49। तो आप बताइए क्या हमारे पास ऐसी वैल्यू नहीं बन गई, 49 और 1 50 और 7 57। आप बताइए इन ऑप्शंस में से किसका भाग यहां पर दिया जा सकता है। देखो 3 से दिया जा सकता है तो अंकों का योगफल 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो देखो 7 और 5 12, यही पहले ही ऑप्शन हमें आंसर मिल गया। 5 का नहीं हो सकता था क्योंकि 0 नहीं है, 2 नहीं हो सकता था क्योंकि इकाई का अंक सम नहीं है, और 4 तो फिर पॉसिबल ही नहीं था, तो हमारा आंसर 3 है। तो दोस्तों ये जो अगला क्वेश्चन है इसके बाद वाला, इसको भी आप अपने लेवल पे ट्राई कीजिए, सेम प्रोसेस रहेगा और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक के क्वेश्चन आप लोगों को समझ पाए होंगे। कल जो नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। इससे पहला रहेगा शून्यों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर रहेगा रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय, जहां हम अलग अलग संख्याओं में जब भाग देते हैं तो शेषफल कैसे निकाला जाता है, कितना आता है, ये चीजें डिस्कस करेंगे। और तीसरा और लास्ट पोर्शन बचा है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। किसी भी संख्या की जब हम फैक्टर्स निकालते हैं यानी गुणनखंड निकालते हैं तो उस पर आधारित क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे आते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो यहां तक आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।